रोलिंग। नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे दोनों राज्यों को लेकर। जी हाँ, अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए और सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में तो कमोवेश सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई है, लेकिन ये पच्चर जम्मू कश्मीर में लगातार फंसता ही जा रहा है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नखरे के बीच बीजेपी लगातार पिस रही है। आज इस सारे मसले को हम डिस्कस करेंगे अपने मेहमान से। हमारे साथ खास विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, देवेंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले कि ये दोनों राज्यों में जिस तरह से चुनाव नतीजे आए, तो एक तो झारखंड में हालांकि बीजेपी अपने दम पे तो सरकार नहीं बना पाई, लेकिन एलाइज को लेके आप सरकार बनाने में कामयाब हो गए। वहाँ भी कुछ मसले हैं जिसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप फंस गए क्योंकि वहाँ जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो उस हिसाब से नहीं आए और जो लोगों का अनुमान था घाटी में बीजेपी अच्छा करेगी वो भी नहीं कर पाई। एक तरह से बीजेपी वहाँ जाके फंस गई। दरअसल बीजेपी का कैंपेन जो है वो नरेंद्र मोदी के लेवल पर तो बहुत सटीक था, लेकिन जो पार्टी लेवल पे और जो उनके सहयोगी जो ग्रुप हैं उन्होंने सारा कबाड़ा किया। एक तो आर्टिकल 370 का मुद्दा इन्होंने छेड़ा और उसके बाद विड्रॉ कर लिया। तो जो कश्मीर के जो घाटी के जो मतदाता हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटी वाले, उनको लगा कि ये बीजेपी अगर आती है तो आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा और स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसको कि वो नहीं चाहते। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो पहुंच नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट एजेंडा के तहत होनी थी वो आर्टिकल 370 और उसके बाद ये कन्वर्जन का एक मुद्दा। तो ये दो मुद्दे जो हैं वो काफ़ी डैमेजिंग रहे। मुझे लग रहा है कि जो हिना भट्ट जैसे कैंडिडेट उभर के आए थे उनकी हार जो है वो मुझे लग रहा है कि इस तरह के इश्यूज़ की वजह से उनकी हार हो गई। अदरवाइज शायद कुछ कैंडिडेट जो है वहाँ से जो थोड़े से डायनेमिक और एग्रेसिव सोच वाले थे वो निकल सकते थे, और ये जो कंफ्यूज्ड जो इश्यूज उछाले गए उसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। ये सब जो सारे इशू थे, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे कन्वर्जन को लेकर अचानक चुनाव के समय ही मसला उठ गया, तो ये कहा जाता था उस समय कहीं न कहीं रणनीति का एक हिस्सा है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो पोलराइजेशन चाह रही थी और घाटी और जम्मू कश्मीर में एक मैसेज देना चाह रही थी, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो चाहे जम्मू का एरिया हो। लेकिन वो मुद्दा जो है उल्टा पड़ गया बीजेपी के। नहीं, लेकिन देखिए कि कश्मीर के अंदर पोलराइजेशन का इशू लाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ पोलराइजेशन ऑलरेडी जो एक सेपरेटिस्ट का जो मूवमेंट वहाँ पर चलाने की कोशिश हो रही है, और जो माइनॉरिटी के की जो वहाँ पर जो रोल है उसके तहत ये पोलराइजेशन ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। उसके लिए किसी तरह के नए मुद्दे को उछालने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये शायद मुझे लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनकी भूल है। ये तो एक औसत आदमी को दिख रहा है कि कश्मीर में जो इश्यूज़ और जिस तरह की मारकाट और जिस तरह का जो आतंकवादी गतिविधियां वहाँ चल रही हैं उसमें पोलराइजेशन ऑलरेडी मौजूद है। वहाँ से हिंदू एक तरफ जम्मू की तरफ आ गए हैं, और आप जब क्षेत्रीय पोलराइजेशन हो चुका है तो फिर वैचारिक पोलराइजेशन में कहाँ गुंजाइश बचती है। दूसरा एक मसला है कि कश्मीरी पंडितों को लेके, ये कश्मीरी पंडितों का रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा था, उसने बीजेपी के फेवर में किया, लेकिन जहाँ बीजेपी को और बढ़िया करना चाहिए था, चाहे वो जम्मू का एरिया हो चाहे लद्दाख का एरिया, वहाँ भी वो अच्छा नहीं कर पाई। तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये कन्फ्यूजिंग जो मुद्दा है उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। वहाँ पर जो सिर्फ ये नहीं है ना कि जम्मू और लद्दाख वाले हिस्सों में केवल हिंदू या के कश्मीरी पंडित ही रहते हैं, दूसरे भी वोटर्स हैं, वो कंफ्यूज हुए, और इस वजह से पार्टी ने मुझे लग रहा है कि खुद से ये एक रणनीतिक भूल की है जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। शास्त्री जी, अब मसला आ रहा है सरकार गठन को लेके, क्योंकि चाहे पीडीपी हो बीजेपी, दोनों में से किसी के पास इतना नंबर नहीं है कि अपने बूते पे सरकार बनाए। बीजेपी सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही है। राज्यपाल ने बुला के दोनों पार्टियों से पूछा कि भाई आप अपना अपना प्लान दो कि आप किस तरह से सरकार गठन के लिए सोच रहे हो, तो सबने समय ले लिया। एक
क्योंकि कहीं ना कहीं बार्गेन चल रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत बनती है और टूटती है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो, पीडीपी के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएगी या पीडीपी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक जो अलायंस है वो तो पीडीपी के साथ ही होना था, क्योंकि पहले से शुरू में ही इन्होंने अपना एक बैकग्राउंड भी तैयार किया हुआ था। लेकिन दिक्कत ये आ गई है कि दोनों की लगभग आसपास की स्ट्रेंथ हो गई है, और इस वजह से दोनों ही जो है वो सत्ता पे या अपना चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो एक लंबा एजेंडा है, उसके तहत वो चाहती है कि वो वहाँ पर शासन करे और अपने ढंग से चीज़ों को मूव करे, क्योंकि उन्होंने भी कश्मीर को लेकर के बहुत सारे वादे किए हुए हैं और बहुत सारे अपने जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई जिन पे उनको काम करना है। लेकिन पीडीपी एक अलग एजेंडे के तहत चुनाव लड़ी और उसका एकदम बरक्स उल्टे जो है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उसके उल्टे इश्यूज़ हैं जिन पर वो चाहती है कि किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जैसे कि आर्टिकल 370 है, आपके सेना को जो स्पेशल पावर मिले हुए हैं वो कानून वहाँ से हटाने, इस तरह के थोड़े से बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव इश्यूज़ इन लोगों ने लिए हुए हैं, जिनके तहत ये कंफ्यूज्ड हैं कि वो अलायंस करें या नहीं करें। करेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा, क्या वोटर उनसे छिटक जाएगा, क्या उनका ये पॉलिटिकल सुसाइडल हो जाएगा। ये दोनों के लिए है, इवन पीडीपी के लिए तो है ही, वो तो रीजनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा एक सीरियस जो है इशू है कि वो किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ पीडीपी के साथ करे। पीडीपी ने कुछ शर्तें रखी हैं भारतीय जनता पार्टी से बातचीत के लिए। सबसे पहली शर्त है कि मुख्यमंत्री मेरा हो और वो 6 साल तक रहे। उसके बाद धारा 370 को लेकर आप अपनी राय बदलिए। स्पेशल आर्म्स फोर्स एक्ट जो आपने कहा उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई या उसको हटा दिया जाए। उसके बाद घाटी को लेके, एलओसी को लेके तमाम तरह की चीज़ें हैं। क्या बीजेपी के लिए ये जिन चीज़ों को मानना आसान है क्या? देखिए, इसमें से जो आर्टिकल 370 का जो मुद्दा है वो तो मानने में मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये इनका इशू ज़रूर है, लेकिन अभी चुनाव से कुछ समय पहले इन्होंने ये उठाया और उसके बाद विड्रॉ भी कर लिया कि वहाँ की जनता की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ नहीं करेंगे। ये कह करके उन्होंने आर्टिकल 370 के मुद्दे को साइडलाइन कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये एक इंडिकेशन है कि जब अलायंस होगा तो आर्टिकल 370 के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी एक साइड में रख सकती है। लेकिन आर्मी के विशेष पावर्स का जो कानून है उसको हटाने का मुद्दा मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार खुद कर सकती है, और पीडीपी का ये मंशा जो है वो पूरी हो सकती है। पीडीपी को मुझे लग रहा है कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आर्मी को जो विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं वो बनी रहेंगी, क्योंकि अभी भी कश्मीर काफ़ी सेंसिटिव है। वहाँ पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ हैं। तो इस पर तो मुझे लग रहा है कि उनको पीडीपी को कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये 2 सेंसिटिव मुद्दे हैं। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर की बात है तो चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर के कल तक पीडीपी का मानना था कि उसको 6 साल के लिए चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती है तो ये उसको शर्त माननी होगी। लेकिन आज मैंने देखा है कि उनके प्रवक्ता ने कहा है कि अभी चीफ मिनिस्टरशिप बारी बारी से चीफ मिनिस्टर बनेंगे या कि पीडीपी का अकेले 6 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनेगा, इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि बातचीत चल रही है और इसमें पीडीपी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। क्या शास्त्री जी, हम मान के चलें कि बीजेपी के जो हार्ड लाइन सोच है कहीं ना कहीं वो एक रुकावट पैदा कर रही है इन राज्यों में उसके पेनिट्रेशन को लेके, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से अपनी रैली की थी, सभाएं की थी, लोग आए थे रैली में सुनने के लिए। उनको रैली की संख्या को देख के बीजेपी को लगा था कि हम पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक जो हार्ड लाइन या पहले का जो परसेप्शन है उसको लेके कुछ दिक्कतें हैं घाटी में। देखिए, हार्ड लाइनर्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहेवियर, उनके बातचीत, उनके भाषण
और उनका एक्शन उसमें तो कहीं है नहीं। और इसलिए आप ये समझ लीजिए कि चाहे घाटी हो चाहे पूरा हिंदुस्तान, सब जगह नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर और उनके सहयोगी जो दूसरे गुट हैं, संगठन हैं, बजरंग दल हुए या हिंदू महासभा हुई, विश्व हिंदू परिषद हुआ, इसी तरह के जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी गतिविधियां मुझे लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के लिए कुछ हद तक परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ये रह करके कोई न कोई मुद्दा उठाते हैं जिसको लेकर के तमाम विपक्ष को ये कहने का मौका मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये करवा रही है और नरेंद्र मोदी ही इसके पीछे, दिमाग नरेंद्र मोदी का ही है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी गलती करेंगे। पर पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में नहीं है और ये एक मौका मिला है इनको कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा, ज़रूर से ज़्यादा उत्साही हो गए हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये रह करके कन्वर्जन जैसा मुद्दा है या तमाम दूसरे जो अभी हाल ही में बेटी बचाओ बहू लाओ जैसे मुद्दे जो है ये उछाल रहे हैं। शास्त्री जी, हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे यहाँ पे क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और ये बातचीत शास्त्री जी से आगे भी जारी रहेगी। बस बने रहिए कुछ देर के लिए हमारे साथ।